प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। और आज का जो मेरा प्रकरण है छात्र अध्यापक शिक्षण। छात्र अध्यापक शिक्षण अध्यापक बनने से पूर्व छात्रों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रशिक्षणार्थियों के रूप में दी जाती है। उन प्रशिक्षणार्थियों के रूप में जब हम बच्चों को जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के जो अध्यापक के कौशलों का विकास करना, पाठ का किस प्रकार से वो विकास करें, उनकी तकनीकी को बताना, संतुलित प्रशिक्षण किस प्रकार से वो बता सके, उनकी प्रक्रिया बताना, वैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियाँ उनके बारे में प्रकाश डालना, शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांतों के बारे में अवगत कराना एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास के गुण उनमें प्रेषित करना और कक्षा प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता, उनके गुणों को उनमें विकसित करना, ये सारी संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो छात्र अध्यापकों में प्रशिक्षण के दौरान बताई जाती है, सिखाई जाती है, ताकि छात्र अध्यापक पूर्ण रूपेण सभी गुणों को प्राप्त करके अच्छा टीचर बन सके। ऐसे प्रशिक्षण हमारे महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो टीचर की ट्रेनिंग जो प्रशिक्षणार्थी ले रहे हैं उनको सिखाई जाती है और वो कौन कौन सी तकनीकों के द्वारा, नवाचार के द्वारा हम किस प्रकार से अच्छा शिक्षण करा पा सकते हैं, बच्चों को अध्यापन करा पाएंगे, ये सब विधियों के बारे में हम प्रशिक्षण के दौरान उनको बताते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं उसको आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। मेरा ये प्रयास है कि मैं विश्वविद्यालय से नियुक्त जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस के अनुसार जो हमारी विषय वस्तु है, उनको मैं एक एक इकाई के रूप में जो भी सिलेबस दिया गया उसके अनुसार मैं पूर्ण आपको करवा सकूं, ऐसी जो तैयारी के रूप में मैं वीडियो लेकर के आपको आता हूं। आप इस वीडियो को रोजाना जो मैं आपको वीडियो बना करके भेज रहा हूं, इसको आप रोजाना देखें और अपने शिक्षण कार्य एवं जो भी आपका जो प्रशिक्षण के रूप में जो आप पढ़ रहे हैं उनको आप पूरा करें। ये सारा जो हमारा प्रयास रहता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ताकि विद्यार्थियों में अच्छे गुण विकसित होकर अच्छे टीचर वो बन सके। ऐसा प्रयास महाविद्यालय के द्वारा, हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमने इन सारे प्रयासों के द्वारा हम अच्छे वीडियो लेकर के आपको आ रहे हैं और एक एक बिंदु को आज हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप इनको धैर्यपूर्वक देखने का प्रयास करें और इनको धैर्यपूर्वक वीडियो को सुनें। मैं मेरे सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो वीडियो लेकर के छात्र अध्यापक शिक्षण के अंतर्गत जो आज मैं आपको विशेषताओं के बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी विशेषता हैं जिनसे हम अपने छात्र अध्यापकों को अच्छे शिक्षण के लिए प्रक्रियाओं को बता सकते हैं, वो तकनीकी को बता सकते हैं, वो उनको प्राप्त करके जब वो अध्यापक बनेंगे तो छात्रों को ठीक प्रकार से अध्यापन कार्य करवा सकेंगे। इनके द्वारा हम कई विशेषताओं की अगर चर्चा करें तो व्यापक प्रक्रिया के रूप में हमारी बात आती है। व्यापक प्रक्रिया का अर्थ ये होता है कि शिक्षा एक व्यापकता लिए हुए होती है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उनमें संपूर्ण चीज़ें उसके अंतर्गत आनी चाहिए, जिसमें हम बालकों को ऐसी शिक्षा दें जो व्यापकता लिए हो, जिसमें शैक्षिक विकास उनका हो, धार्मिक विकास उनका हो, सामाजिक विकास उनका हो, आर्थिक विकास उनका हो, राजनीतिक विकास उनका हो, आध्यात्मिक विकास उनका हो। ऐसी व्यापक जो प्रक्रिया है
वो हमारे बच्चों में, छात्र अध्यापकों में इस प्रकार के हम गुण विकसित करना चाहते हैं, ताकि वो इन गुणों को सीख करके शिक्षा के द्वारा, हमारे विभिन्न अध्यापकों के द्वारा ऐसे प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाती है, ताकि इन सारी जो शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षण की प्रक्रिया है वो उनको पूर्ण रूप से समझ सके और अपना विकास कर सके, और समाज में जाकर के वो समाज का विकास कर सके और बच्चों को वो ठीक प्रकार से पढ़ा सके। ऐसे जो कार्यक्रम है व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी वो रुकती हुई नहीं है। जैसे निर्देशन जीवन पर्यंत चलता है, इस प्रकार भी शिक्षा भी जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसकी कोई उम्र एवं सीमाएं नहीं होती, उम्र जब चाहे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए, छात्र अध्यापकों को इस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए, इस संपूर्ण प्रक्रिया को वो जाने और व्यापकता लिए हो चले। हमें शिक्षा सबके लिए मिलनी चाहिए, कोई भी शिक्षा से अछूता नहीं रहे। जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है बस शिक्षा को पहुंचाना चाहिए, और शिक्षा अगर पहुंच रही है उनको और ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने का करना चाहिए, जिसका माध्यम विभिन्न प्रकार के तकनीकी साधनों के माध्यम के द्वारा जो दूर दराज में पहाड़ी इलाके में कोई रह रहे हैं उनको भी शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। इसलिए शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में मानी गई है। दूसरा है हमारा व्यावसायिक अनुभव से संबंधित। व्यावसायिक अनुभव से संबंधित अगर हम बात करें तो शिक्षा एक व्यवसाय है। हमारे शिक्षा व्यवसाय के अंतर्गत हमारे जो विद्वान, जो हमारे अध्यापक है, उनको इनके गुणों को जानना चाहिए, इनके अनुभवों को शेयर करना चाहिए, इनके अनुभवों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि व्यवसायिक उन्नति करना अध्यापक का कार्य हो जाता है। अपने व्यवसाय की उन्नति वो करे। अगर वो विभिन्न प्रकार के और प्रशिक्षण लेना चाहते, अपनी डिग्री को और बढ़ाना चाहते, तो हमें और भी पढ़ना होगा और ट्रेनिंग लेनी होगी, और इन ट्रेनिंगों के माध्यम से कई हमें ऐसे नवाचारों का ज्ञान भी प्रदान किया जाएगा, ताकि हम और अच्छा शिक्षण करवा सकें। ऐसी जो व्यापक अनुभव से हमें कई प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, कई प्रकार का अनुसंधान करने का हमें मौका मिलता है, कई प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम से अनुभव हमें मिलते हैं। ऐसी कई प्रकार की जानकारी व्यावसायिक अनुभव से संबंधित होती है, ताकि हम अपनी उन्नति कर सके, उन्नयन कर सके, शिक्षा का विकास कर सके। ये अध्यापक में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि व्यावसायिक अनुभव का लाभ बोले और व्यावसायिक उन्नति करें। तो हमें छात्र अध्यापकों को भी ये बात बतानी चाहिए कि शिक्षण के दौरान जब हम पढ़ाएं तो व्यावसायिक वृद्धि की बातें भी बताएं, ताकि वो ट्रेनिंग लेने के पश्चात अध्यापक जब भी बने और भी अपनी डिग्रियां हासिल कर करके अच्छे स्थानों पर वो पहुँचे, अच्छे पदों पर वो पहुँचे। तो ये हमारी अभिलाषा रहती है हर टीचर की कि उनका छात्र अच्छे पदों पर आसीन हो। तो इन सारी चीज प्रक्रिया के अंतर्गत हम छात्र अध्यापकों को शिक्षण का कार्य करवाते हैं। ये व्यावसायिक अनुभव से संबंधित होता। निर्देशन अनुभव से संबंधित अगर हम बात करें तो निर्देशन अनुभव से संबंधित भी कई बातें आती हैं। जब निर्देशन जो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, तो हमें छात्रों को निर्देशन भी प्रदान करना चाहिए, छात्र अध्यापकों को निर्देशन भी प्रदान करना चाहिए। जब तक हम उनको निर्देशन प्रदान नहीं करेंगे तब तक वो उचित दिशा में नहीं जा सकते। हमें समय समय पर कई प्रकार की समस्या उनके सामने आ जाती है, उन समस्याओं का समाधान भी हमें करना पड़ता है। इसलिए निर्देशन जो प्रक्रिया होती है उनमें हमें गाइडेंस देना पड़ता है, परामर्श देना पड़ता है, उनको अनुभवों को शेयर करना पड़ता है। तो हम छात्र अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की शैक्षिक समस्याएं जब आती है उनको दूर करते, गाइडेंस देते हैं और निर्देशन देते, ताकि उस दिशा में वो जा सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। ऐसी व्यवस्था भी उनके द्वारा, अध्यापकों के द्वारा छात्र अध्यापकों को सिखाई जाती है शिक्षण के दौरान। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की हम बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित भी कई जो हमारे सीखने को हमें मिलता है। हमारे शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया है वो सरल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ताकि छात्र ठीक प्रकार से उसको समझ पाए। विभिन्न तकनीकी के माध्यम से, विभिन्न सहायक सामग्री के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया को अपनाएं ताकि छात्रों को स्थायी ज्ञान उनका मिल सके। ऐसी व्यवस्था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनानी चाहिए। अध्यापक का ये परम दायित्व होता है कि छात्र अध्यापकों में ऐसी प्रक्रिया वो अपनाएं ताकि वो अपना शिक्षण अधिगम ठीक प्रकार से विद्यालय में जाकर के करवा सके।
हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जब शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम छात्र अध्यापकों को देते हैं, छात्र अध्यापकों को देते हैं, तो कई प्रकार का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा स्कूल में संपन्न किया जाता है और स्कूल में अधिगम प्रक्रिया वो छात्रों की करते हैं। शिक्षा का विकास वो करते हैं, पाठ का विकास वो करते हैं, छात्र उनसे जुड़ते हैं और वो ठीक प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस पढ़ाने की प्रक्रिया में उनको बहुत से दायित्वों को निर्वाह करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। तकनीकी का जो ज्ञान है अगर उनको, तो कई प्रकार की तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। नवाचार का ज्ञान है वो नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं और अगर पढ़ाने का तरीका उनका सही है तो अच्छा प्रभावी शिक्षण वो दे सकते हैं। इसलिए अधिगम शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनके द्वारा अपनाई जाती है। किस प्रकार हमें पाठ का विकास करना चाहिए, किस प्रकार सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार हम छांटें, इन सारी व्यवस्थाओं को हम देख सकते हैं। ये भी कार्यक्रम उनके द्वारा किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित की कई बातें हैं। संतुलित प्रशिक्षण, अगर संतुलित प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो संतुलित प्रशिक्षण जो होता है वो सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी छात्रों को मिलना चाहिए, छात्र अध्यापकों को मिलना चाहिए। छात्र अध्यापकों को सैद्धांतिक ज्ञान तो हम दे रहे हैं लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी उनमें होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र अध्यापक वह समाज का एक अंग होता है, समाज से वो निकल करके आता है, समाज में विभिन्न प्रकार के गुण उनमें विकसित किए जाते हैं। समाज के लिए जो हमारे बच्चों को हम जो ज्ञान देते हैं ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे गुण उनमें प्रेषित हो सके और देश के लिए वो काम आ सके। ऐसे संतुलित प्रशिक्षण उनको प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। हमारे प्रशिक्षण के दौरान हम छात्र अध्यापकों को कई प्रकार से शिक्षण उद्देश्यों को बताते हैं। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों का हम ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनमें व्यवहारगत परिवर्तन उनके द्वारा हो सके। व्यवहारगत परिवर्तन उन उद्देश्यों को प्राप्त करके किस प्रकार से अपने व्यवहार में चेंजेस वो लाए और समाज में समायोजित किस प्रकार से हो सके, समन्वय किस प्रकार से कर सके, एक छात्र दूसरे छात्र से कैसे समन्वय कर सके, इन सारी जो संतुलित प्रशिक्षण उनके द्वारा सिखाया जाता है। इसलिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी उनको सिखाना चाहिए। इस छात्र अध्यापकों को शिक्षण के दौरान बताया जाता है। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम बात करें तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का सामान्य अर्थ होता है बच्चों को संपूर्ण तरीके से विकास हो, शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, अच्छे गुण प्रेषित हो, आर्थिक विकास हो। तो ये सारे जो हमारे हैं जो विकास उनकी दृष्टि से हमें दिए जाते हैं ताकि वो समाज में रह करके अपने जो पद का ठीक प्रकार से उपयोग कर सके, विद्यालय में ठीक प्रकार से अपने पद का उपयोग कर सके, अच्छा आचरण बच्चों को दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके और अपना सम्मान प्राप्त कर सके। ऐसी जो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है वो टीचर के द्वारा छात्र अध्यापकों को बताई जाती है, शिक्षण के दौरान बताई जाती है कि छात्रों को हम सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करें। शारीरिक विकास में खेलकूद की प्रक्रिया को अपनाएं ताकि खेल के माध्यम से वो अपने शारीरिक विकास भी कर सकता है और शिक्षण भी करा सकता है। ये सारी चीजें हम बच्चों की ऐसी प्रक्रिया से अपनाएं, ऐसा अध्यापन करें ताकि खेल के माध्यम से छोटे बच्चे सीख सकें, तो शारीरिक विकास होगा। मानसिक विकास की ओर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिए जाते तो मानसिक विकास उनका होगा। तो यह धार्मिक विकास, धार्मिकता की विभिन्न प्रकार की कहानियां हम बताएं, अच्छे जो आदर्श वाली बात उनको बताएं तो धार्मिक विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक बात, हमें कई प्रकार से चिंतन और मनन करने की जो बातें हैं, अच्छे महापुरुषों की जो कहानियां हैं या प्रेरक प्रसंग उनको हम सिखाएं तो कई प्रकार से हमें उनको बच्चों को लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही हम सामाजिक विकास करना चाहते तो बताते कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। अगर समाज से वो दूर चला जाएगा या तो भगवान बन जाएगा या पशु बन जाएगा, ये बात अरस्तु ने बताई है। तो ये हम चीज़ों को हम ध्यान रखें कि हमें सामाजिक बनाना है। बालक को सामाजिक बनाने के लिए सामाजिक गुणों को प्रेषित करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हमें इन सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बालकों को ऐसे गुण प्रेषित किए जाए, ऐसे आदर्श गुण प्रेषित किए जाए, ऐसे नैतिक गुण प्रेषित किए जाए कि वो अच्छे नागरिक बन सके, अच्छा विद्यार्थी अच्छी नागरिकता को ग्रहण कर सके और देश की सेवा में काम आ सके, देश के कार्य आ सके। इसलिए हम छात्र अध्यापकों की इस शिक्षण की व्यवस्था के दौरान सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को समझाते हैं कि बालक में ये सारी प्रक्रिया सर्वांगीण तरीके से विभिन्न प्रकार से उनका विकास, सभी पक्षों का उनका विकास हो।
संप्रेषण योग्यता का विकास। संप्रेषण योग्यता का हम विकास की बात करें तो हमारे संप्रेषण की जो योग्यता है उनका भी विकास होना चाहिए। हमारे बोलने का तरीका, हमारी बात पहुंचाने का तरीका क्या है, ऐसी योग्यता का विकास भी छात्रों में करना चाहिए कि हमारी बात कहने का पीछे बैठे वाले छात्रों की हमारी बात समझ में आ जाए। ऐसी संप्रेषण वाली बात छात्र और अध्यापक में संप्रेषण होता रहना चाहिए। जो भी अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है, छात्र उसका उत्तर देता है, तो संप्रेषण ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात को ध्यान देना चाहिए। इसकी योग्यता का विकास हमें करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम संप्रेषण को अपने आप में सुधारें। किस प्रकार से हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारे तरीका को, हमारी टेक्निक को बतानी चाहिए, विधि को बदलनी चाहिए, युक्तियों को बदलना चाहिए, ताकि हमारी संप्रेषण योग्यता का विकास हो सके। इस प्रकार से हम अध्यापन का कार्य ठीक प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे संप्रेषण योग्यता से हम अपनी बात को छात्रों तक पहुंचा सकते हैं और पाठ का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार के जो सारे जो है हमारी विशेषता उनके द्वारा बताई गई। अगर हम आवश्यकताओं की बात करें तो आवश्यकताओं में भी हमारे कई प्रकार के कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें है प्रभावी शिक्षण। प्रभावी शिक्षण के दौरान अगर हम बात करें तो प्रभावी शिक्षण हमारा होना चाहिए। एक अध्यापक का परम गुण ये होता है, जब तक उसका प्रभावी शिक्षण नहीं होगा छात्र उससे संतुष्ट नहीं होंगे। छात्र को संतुष्ट करने के लिए अध्यापक का प्रभावी शिक्षण होना जरूरी हो जाता है। और प्रभावी शिक्षण कब होगा, जब उनके अध्यापक की तैयारी होगी, पाठ की तैयारी ठीक प्रकार से होगी, अध्यापक पढ़ता रहेगा, अध्यापक पाठ योजना की तैयारी ठीक प्रकार से करेगा और अध्यापन कराने से पहले पाठ को ठीक प्रकार से तैयारी करके जाएगा, तो उनका प्रभावी शिक्षण कक्षा कक्ष में होगा। इसलिए हमारे प्रभावी शिक्षण देने के लिए हमें विभिन्न तकनीकी ज्ञानों का होना अति आवश्यक हो जाता है। विभिन्न सहायक सामग्री से हम पढ़ाएं ताकि स्थायी ज्ञान हमारा बच्चों को मिल सके और प्रभावी तरीके का ज्ञान उनको मिल सके। ये सारी जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, तकनीकी हैं, युक्तियां हैं, हम इनको अपनाएं और अपनाते हुए छात्र अध्यापकों को ये विधियों के बारे में बताएं, तभी छात्र अध्यापकों को जो प्रशिक्षण के दौरान प्रभावी शिक्षण वो प्रदान छात्रों को कर सकेंगे। अध्यापकों का दायित्व है कि प्रशिक्षणार्थी को भी ये टेक्निक सिखाएं, अच्छी विधियों के बारे में बताएं। अगर छोटे बच्चे कहानी विधि का प्रयोग करें, कहानी विधि के माध्यम से वो पढ़ाएं, और खेल के माध्यम खेल विधि का प्रयोग करें, और विभिन्न प्रकार की अन्य कोई जो सहायक सामग्री हमारी जो है उनके सहायक सामग्री का प्रयोग करें। व्याख्यान पद्धति विधि का हमारी युक्तियों का प्रयोग करना है तो हम व्याख्यान के, अगर हमें विषय वस्तु कम है तो व्याख्यान पद्धति के द्वारा हम कई प्रकार से अपनी युक्तियों के द्वारा तो हम व्याख्यान को बढ़ा सकते हैं, विषय वस्तु को बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा विषय वस्तु को हम व्याख्यान पद्धति से छोटा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर रहता है, अध्यापक के ऊपर निर्भर रहता है कि किस प्रकार हम जो व्याख्यान के द्वारा विषय वस्तु को बढ़ाना है या घटाना। इन सारी प्रक्रिया को कक्षा कक्ष के मुताबिक कई प्रकार की विधियों युक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रयोग विधि का, अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो प्रयोग विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। आगमन निगमन विधि, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कई प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हुए विभिन्न विधि युक्तियों का प्रयोग शिक्षण में हम कर सकते हैं। तो हमें प्रभावी शिक्षण के लिए कई प्रकार की युक्तियों का प्रयोग हमें करना चाहिए, तभी हमारा शिक्षण कार्य प्रभावी रह सकेगा। ये हमें छात्र अध्यापकों को बताना है। तो इनमें कई प्रकार के कौशलों का ज्ञान हमें देना है। कौशलों का ज्ञान जब तक हम विद्यार्थी को नहीं देंगे तब प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा। शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, और शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कैसे शिक्षण प्रक्रिया सरल बने, अच्छी बने, किस प्रकार से हम शिक्षण को सरल रूप से छात्रों तक पहुंचा सकते हैं, ये प्रक्रिया का ध्यान भी हमें रखना होगा। शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमें सरल तरीके से पाठ की तैयारी करनी पड़ेगी, और सरल तरीके से पाठ की तैयारी में मुख्य बिंदुओं को छांटकर छात्रों को इस प्रकार से हमें पहुंचाना है कि छात्र एक बार में ही समझ जाए। तो सहायक सामग्री के माध्यम से उस विषय वस्तु को कई भागों में बना करके हम ले जाएं, और चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से या अन्य तकनीकी के माध्यम से हम उनको सरल तरीके से समझा सकते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया को सरलता अपनाई जा सकती है। ऐसी कई विधियां हैं हमारी, ऐसी तकनीकें जिससे हम शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये अध्यापकों के द्वारा छात्र अध्यापकों को बतानी चाहिए। ट्रेनिंग के रूप में महाविद्यालय में जब ट्रेनिंग वो लेते हैं, शिक्षण महाविद्यालय में जब ट्रेनिंग लेते हैं, शिक्षा महाविद्यालय में वो पढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उनको होती है, लेकिन सुविधाओं का उपयोग छात्र नहीं ले पाते। अध्यापकों का कर्तव्य होता है और ये होना चाहिए कि छात्र अध्यापकों को ठीक प्रकार से वो प्रशिक्षण प्रदान करें और शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग का ज्ञान भी उनको दे, नवाचारों का ज्ञान भी उनको दे, ताकि वो
जब भावी अध्यापक के रूप में, जब अध्यापक पूर्ण रूप में अध्यापक जो बन जाते, तो उनमें वो गुण विकसित होकर के अच्छा अध्यापन का कार्य वो करवा सके। ऐसे सारी जो कार्य वो ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रक्रिया उनके द्वारा अपनानी चाहिए। शिक्षण समस्याओं का समाधान, शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें कई प्रकार के समाधान उनके लिए करने हैं। तो शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण रूप में शिक्षण में जो समस्या आ रही है, आजकल आपने देखा होंगे विद्यालय की समस्या में, और छात्रों की समस्या, विद्यालय प्रबंधन की समस्या, और कई प्रकार के अध्यापकों की जो कमी है उनकी समस्या, पाठ्यक्रम की समस्या, विषय वस्तु की समस्या, ये कई प्रकार की ऐसी समस्या, अनुशासन की समस्या। तो शिक्षण समस्याओं का कई प्रकार से हमें समाधान करने के लिए इन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो शिक्षण समस्याओं को हमें ढूंढे, और शिक्षण समस्याओं को किस प्रकार से ढूंढ करके इसका समाधान किस प्रकार से किया जाए, ये अध्यापक में आना चाहिए, ताकि छात्र अध्यापकों को इन समस्याओं के समाधान की बातें हम बता सकें। ऐसी समस्याओं को समाधान किस प्रकार से किया जाए, उन समस्याओं का ज्ञान हम उनको दें कि हमें समस्याओं से किस प्रकार जूझना चाहिए और किस प्रकार उसका समाधान करना चाहिए। ये टेक्निक उनको समझाएं कि विद्यालय में जो समस्या आ रही है अनुशासन की, उन अनुशासन की समस्याओं को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। प्रबंधन की कोई समस्या, प्रबंधन की समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की कोई समस्या, पाठ्यक्रम की समस्याओं को हम किस प्रकार से हल करवा सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हमें दूर करने के लिए अध्यापक की कई प्रकार की आवश्यकता होती है। शिक्षण समस्या के समाधान के लिए भी बातें आती है। निर्देशन और परामर्श, समय के अनुसार छात्रों को निर्देशन और परामर्श की योग्यता की आवश्यकता होती है। इस समय पर निर्देशन और परामर्श हमें देते रहना चाहिए। निर्देशन और परामर्श जब तक छात्रों को नहीं मिलेगा तब तक कार्य नहीं चलेगा। इसलिए समय समय पर निर्देशन और परामर्श की योग्यता भी उनमें विकसित करनी चाहिए, क्योंकि निर्देशन जीवन पर्यंत है। परामर्श गाइडेंस हम देते हैं या उनको परामर्श देने के लिए सुझाव हम देते हैं। तो कई प्रकार के जो हम सुझाव छात्र अध्यापक की बातों को मानता है और अपनी समस्याओं को दूर करता है। ये भी एक निर्देशक परामर्श कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन की योग्यता, कक्षा कक्ष प्रबंधन की योग्यता भी हमारी कई प्रकार की जो कक्षा कक्ष होता है हमारे, जिसमें हम छात्र बैठे रहते हैं और शिक्षण करते हैं या अध्यापन कार्य हम कराते हैं, अध्यापक अध्यापन कार्य वो कराता है। तो उस कक्षा वो प्रबंधन किस प्रकार से करे, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से करे, उसको कैसे व्यवस्थित करे। जैसे जो श्यामपट्ट लगा हुआ उसकी व्यवस्था ठीक है या नहीं, श्यामपट्ट में चौक डस्टर पॉइंटर या जो भी उसके संसाधनों में पूर्ण रूप में व्यवस्थित है या नहीं, श्यामपट्ट ठीक प्रकार से साफ है या नहीं, कक्षा की सफाई व्यवस्थित है या नहीं, कक्षा कक्ष में रोशनी ठीक प्रकार से आ रही है या नहीं। इन सारी व्यवस्थाओं का भी हमें ध्यान देना है कि उसमें पर्याप्त रोशनी है उसमें मिलनी चाहिए। तो इन जब तक ये सारी व्यवस्थाएं छोटी मोटी जो हमारी कक्षा कक्ष की जो प्रबंधन की योग्यता है वो सारी चीज़ें विकसित होनी चाहिए, तभी हम सरल भाषा में छात्रों को ठीक प्रकार से ज्ञान दे पाएंगे। ऐसी योग्यताओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसी योग्यता जब तक हम कक्षा कक्ष प्रबंधन की योग्यता शामिल नहीं करेंगे ये चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना। वैज्ञानिक शिक्षण की योग्यता, वैज्ञानिक शिक्षण की योग्यता पर भी हमें ध्यान देना है कि वैज्ञानिक शिक्षण की योग्यता भी हमें समय समय पर अपनानी चाहिए। जिस प्रकार से हम जो शिक्षण करा रहे उसमें वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करें, नवाचार का प्रयोग करें, तकनीकी का प्रयोग करें, और भी जो हमारे जो संचार के साधन है उनका प्रयोग करें, जो भी हमारे मीडिया के द्वारा साधन चले उनका प्रयोग करें। तो वैज्ञानिक शिक्षण की योग्यता भी उनमें विकसित करनी जाती है। ये भी आवश्यकता उनकी होती है। तो छात्र अध्यापकों को उनका ज्ञान देना चाहिए ताकि वैज्ञानिक विकास उनमें शिक्षण के दौरान विकसित हो सके। ऐसे जो वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे सहायक सामग्री को बनाने का तरीका वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, कोई विज्ञान की अगर हम बात कर रहे हैं, विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये वैज्ञानिक पद्धति का उसमें प्रयोग करें। किस प्रकार से हम तकनीकी नवाचारों का जो संसाधन है उनका उपयोग करें तो छात्र ठीक प्रकार से उनके वैज्ञानिक शिक्षण के द्वारा योग्यता हासिल कर सकते हैं। या अन्य जो हमारी पद्धतियाँ हैं, तकनीकी है, विधियाँ हैं, प्रविधियाँ, उनसे वैज्ञानिक शिक्षण की योग्यता हम विकसित कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार की ऐसी योग्यता है जिनकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं। उचित प्रस्तुतिकरण के लिए भी हमें कई प्रकार से ऐसे हम
अगर छात्र अध्यापक में जो बात करते हैं तो उनका प्रस्तुतिकरण ठीक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगर वो कहीं अध्यापन कार्य में जुटा हुआ है या जा रहा है, शिक्षण अभ्यास के दौरान विद्यालय में कहीं पढ़ा रहा है, तो उचित प्रस्तुतिकरण उसका होना चाहिए। जब तक प्रस्तुतिकरण सही नहीं होगा, हमारे जो बात कहने का तरीका सही नहीं होगा, पाठ का विकास सही नहीं होगा, पाठ को जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी तैयारी उसकी ठीक प्रकार से नहीं होगी, तो प्रस्तुतिकरण भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसलिए हमें प्रस्तुतिकरण करने के लिए अपनी बात को ठीक प्रकार से अच्छे मधुर भाषी तरीके से छात्रों को पहुंचानी चाहिए, ताकि उनका तरीका एक बार में प्रभावित हो जाए, छात्र एक बार में सीख सके और सरल भाषा में सीख सके। ये तरीका अध्यापक के गुणों में आता है। अध्यापक में या शिक्षण जो अभ्यास है उसके दौरान छात्र अध्यापकों में ये बात सिखानी चाहिए, ताकि वो उस प्रशिक्षण के दौरान इन बातों को सीख सके और प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया उसको जान सके और ठीक प्रकार से वो शिक्षण कार्य करवा सके। ऐसा ज्ञान भी अध्यापक द्वारा छात्र अध्यापकों को देना चाहिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। निदानात्मक जो हमारा कार्य है शिक्षण की योग्यताओं का निदानात्मक, कई प्रकार से जो शिक्षण व्यवसाय में समस्याएं आ जाती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन समस्याओं का निदान करना होता है। निदानात्मक परीक्षण हम भी अपनाते हैं, मनोविज्ञान में निदानात्मक परीक्षण का भी उपयोग करते हैं, छात्रों को किस प्रकार समस्याओं को दूर करें। ऐसी कई प्रकार की शिक्षण की समस्याएं आती है, तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, निदानात्मक शिक्षण के द्वारा कई प्रकार से बच्चों की समस्याओं को हम दूर कर सकते, निदान कर सकते। जिस प्रकार डॉक्टर बीमारी का या जो जांच करके निदान करता है, उसका इलाज करता है, उस प्रकार अध्यापक भी छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जान करके उनका निदान करता है, उन समस्याओं को दूर कर सकता है। ये सारी जो पद्धतियाँ हैं, ये जो सारे गुण हैं, जो शिक्षण की योग्यता है, जो अध्यापक में आनी चाहिए, छात्र अध्यापकों में आनी चाहिए, ये सारी प्रक्रिया उनके समझ होनी चाहिए। तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया को मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, जिसमें मैंने विशेषताएं भी आपको बताई, आवश्यकताएं भी बताई, विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान, जो शिक्षण कौशलों के ज्ञान के बारे में भी हमें बताना है कि शिक्षण कौशलों का ज्ञान हम किस प्रकार से दे सकते हैं। कई प्रकार के शिक्षण कौशलों को हमें इसमें सिखाना है। उन शिक्षण कौशलों के बारे में हमारे एक एक शिक्षण कौशलों का ज्ञान भी छात्र अध्यापकों को हमें देना है। उन कौशलों के माध्यम से अच्छा शिक्षण वो करा सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जब तक अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का ज्ञान नहीं होगा, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान नहीं होगा, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होगा, वो अच्छा शिक्षण नहीं करा पाएगा। इसलिए हम ट्रेनिंग में अध्यापक जो छात्र अध्यापक बनते हैं, उसके प्रशिक्षण में कई प्रकार के कौशलों का विकास करते हैं। जैसे श्यामपट्ट कौशल, उदाहरण के तौर पर नहीं तो श्यामपट्ट कौशल की बात करें तो श्यामपट्ट पर किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार शब्दों की बनावट होनी चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए, कहाँ खड़े होना चाहिए, कहाँ कैसे व्यवस्थित उसको करना चाहिए, कैसे उसको साफ करना चाहिए, ये सारी बातें श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को, शिक्षण अभ्यर्थियों को सिखाई जाती है, छात्र अध्यापकों को सिखाई जाती है, ताकि वो जब भी शिक्षण कराने विद्यालय में जाए तो उसको ठीक प्रकार से वो उसका प्रयोग कर सके और अच्छा शिक्षण वो करा सके। ऐसे ही प्रस्तावना प्रश्न का अगर हमें कौशल सिखाना है तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ने का कार्यक्रम भी उसके द्वारा रखा जाता है। जो भी हम प्रश्न पूछते तो पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों से प्रश्न पूछे, ताकि नवीन ज्ञान उनके साथ जोड़ते हुए प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो सके। ऐसी योग्यता का विकास इसके द्वारा विभिन्न कौशलों के माध्यम से किया जाता है। और अन्य जो भी है उदाहरण कौशल, जो भी हमें अच्छे उदाहरण दे करके उनको कौशलों का विकास का उद्दीपन कौशल, उद्दीपन कौशल के अंतर्गत हमें कई प्रकार के जो अगर हम हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो हम आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए, उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए, कई प्रकार लय और ताल का ध्यान रखते हुए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इन कौशलों का ज्ञान भी हम छात्र अध्यापकों को देते हैं। पुनर्वलन कौशल, अगर अध्यापक विभिन्न प्रकार से कोई प्रश्न पूछ रहा है, छात्रों से प्रश्न से जुड़ना चाहता है, छात्रों को उनका उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो उनको समय समय पर पुनर्वलन देना चाहिए, ताकि छात्र उससे संतुष्ट हो सके, आगे के प्रश्नों को ठीक प्रकार से बता सके। ये सारी जो प्रक्रिया, ये सारे कौशलों को हम समय समय पर उनको बताते रहते, शिक्षण सूत्रों को बताते रहते, शिक्षण प्रक्रिया को ठीक प्रकार से सरल भाषा में बताते रहते हैं। और बताने के पश्चात ये छात्र अध्यापकों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण गुणों को हम विकसित करते हैं, ताकि छात्र इन शिक्षण
विलक्षण गुणों को प्राप्त करके अच्छा अध्यापक बन सके, और जब भी विद्यालय में वो छात्रों को पढ़ाने के लिए जाए तो ठीक प्रकार से बच्चों को शिक्षण करा सके और अध्यापन कार्य करा सके, ताकि बच्चे उनसे संतुष्ट हो सके और वो सामाजिक कार्य या देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वाह कर सके। ऐसी जो प्रक्रिया है वो शिक्षण व्यवस्था में मैंने एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत मैंने बताई है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इसको धैर्य से देखेंगे और सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।